हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी नुमान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। वीडियो आ रही है आपको? नहीं, वीडियो नहीं आ रही। स्टार्ट। जी, अब आ रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सही मैं है बैकग्राउंड? हाँ, बैकग्राउंड ठीक है। मैं जो है वो इसको फ़ेसबुक पे लाइव करूँगी 3 मिनट में, जी, जी, ठीक है। ठीक है? मैं अलीना यूजुअली होती हैं जो क्वेश्चंस जो हैं वो उनको फ़ेसबुक पे जो लोगों के सवाल आ रहे होते हैं, उनको हमें यहाँ जी, पे जी। भेज रही होती हैं। तो लेट मी जस्ट चेक विद हर एज़ वेल। ओके। विल कमर बी अवेलेबल? मुझे नहीं पता उनका। ठीक है, मैं ज़रा ऑफ़िस के ग्रुप में भी बोल देती हूँ। ओके। अच्छा, हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। थोड़ा-सा मैं कंपनी के बारे में बताऊँगी, फिर मैं आपसे कहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन करा लीजिएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस स्टार्ट। ओके। अच्छा, मुझे वेटिंग रूम में भी अभी कोई नज़र नहीं आ रहा। हम्म। अ, इसमें जॉइन तो किया है। ठीक है, इट्स 10। मैं इसको जो है वो ओके। लाइव करूँगी। फेसबुक हैज़ चेंज्ड इट्स इंटरफेस। तो वो जो नया वाला है दैट्स ओके। अजीब-सा है थोड़ा। ठीक ये है। रखना है।
Okay, it's showing it's live now on Facebook. मैं असल में देखना चाह रही हूँ कि ये फेसबुक पे स्ट्रीम आ रही है Okay. क्या इट्स देयर ठीक है लेट्स स्टार्ट I can yeah it's live on Facebook good so let's start Assalamualaikum Numan and Walaikum Assalam. आज जो हमारी डिस्कशन है वो आपको पता है कि टेक्निकल टीम्स की मैनेजमेंट के हवाले से है we both represent the same company and we work together and the idea of doing these Facebook sessions was basically to educate people as well as give opportunity to our own team to showcase whatever they do and how they run their teams and how they get their work done so थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन अगर अपना कराएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा and then we'll start with the question. Okay, right. Okay, I am with the software industry. I'm working in the software industry from around 13 plus years, and actually I started my career in software development as a freelancer, and then later on I have worked with some startups, some organizations, and worked on many different technologies like Microsoft-based open source technologies, and worked on ERP as well. So I think from the last 3.5 year, I am associated with Isiano Technologies, and I joined here as software architect, and now I'm working as CTO in Isiano Technologies. सही sounds good. अच्छा हम इसकी लैंग्वेज थोड़ी मिक्स रखेंगे बिकॉज हमारी ऑडियंस जो है Okay. वो ज्यादातर लोकल है अच्छा जी जी. I have some questions for you Numan because I know that you manage a very big functional team आपकी product wise teams divide हुई हैं और काफी बड़ी teams हैं and I say बड़ी team like more than 15-20 developers in a team so how managing a technical team is different from managing any other type of team so if it's a marketing team or sales team how different it is for us to manage a team of engineers. Okay, actually, if you differentiate the team with the technical team and other marketing and sales team, then I would say that when there's a team, अगर आपकी larger teams हैं, तो actually एक larger project है जिसके ऊपर आपने एक टीम की है, तो उसके अंदर different technologies involve होती है, like IT team होती है आपकी जो कि infrastructure वगैरह देख रही होती है, एक development team होती है, एक बिजनेस टीम होती है जो कि एक्चुअली बिजनेस मॉनिटर कर रही होती है एंड वो इम्प्लीमेंट करवा रही होती है. इसके अलावा आपके पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है. तो इनकी टेक्नोलॉजीज बहुत मिक्स होती हैं. फिर इसके अलावा ये कि एक ये इसमें ये होता है कि इनको एक कांस्टेंट लर्निंग रिक्वायर्ड होती है जो कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना यानी कि डिफरेंट प्रोजेक्ट की बेस पे इनकी एक यानी एक लर्निंग आपको इनके साथ करनी होती है. प्लस ये कि इन टीम्स में एक क्योंकि क्रॉस टीम होती हैं तो इनके अंदर एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. फॉर सपोज अगर हम बात करें कि यानी कि डाउनवर्ड अपवर्ड और पैरेलल कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इन टीम्स की ताकि ये एक सक्सेसफुली जो है ना यानी रिजल्ट दे सकें. प्लस ये कि कुछ डिफरेंट ये होता है कि कुछ लोग रिमोट वर्क भी करते हैं एंड आप उनसे कभी मिले नहीं होते इन पर्सन. तो एक ट्रस्ट डेवलप करना उनके अंदर और एक कोलैबोरेशन जो है ना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एरिया होता है. ये क्या कर रही है जी जी. राइट ठीक है तो अभी आपने कम्युनिकेशन की बात की तो क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हैं जो आपके ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं टेक्निकल टीम्स के लिए क्योंकि हम ये चाहते हैं कि टीम्स क्लोज कोलैबोरेशन में काम करें और साइलोज में काम ना करें. ओके ओके सो एक्चुअली इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रेटेजी यानी हम कर सकते हैं कि हम टीम को ब्रेक कर दें स्मॉलर टीम्स. कम्युनिकेशन काफी ओपन रखें, कोलैबोरेशन टूल्स हों जहाँ पर सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, हम मॉनिटर कर रहे हों और इससे उनकी यानी प्रोडक्टिविटी भी गेज हो सकती है और उसके अलावा आई थिंक ये बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. जैसा कि टूल्स हैं अज़ूर डेवऑप्स हो गया, जीरा हो गया, इनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग भी रिक्वायर्ड होती है. राइट
अच्छा, अब एक और मसला ये है कि हम ये देखते हैं कि आईटी कंपनीज़ में एम्प्लॉइज़ का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। लोग हम्म, 1 डेढ़ साल से ज़्यादा एक कंपनी के अंदर नहीं रुकते। और हम ये भी एक देखते हैं कि इन अ लॉट ऑफ कंपनीज़ ऑफ कोर्स एवरीवन इज़ लूकिंग फॉर द बेस्ट एम्प्लॉइज़, और आप हम्म, एक प्रॉपर इंटरव्यू लेके, टेस्ट लेके किसी को हायर करते हैं कंपनी के अंदर। आप बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स को हायर कर रहे होते हैं विद इन योर हम्म, बजट कंस्ट्रेंट्स। तो हाउ डू यू हम्म, थिंक हम इस चीज़ को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं कि कंपनीज़ के अंदर ये ब्रेन ड्रेन का मसला ना आए कि हमारे अच्छे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ना चले जाएँ छोड़ के, और हम ये देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंट टर्नओवर है वो एक टेक्निकल हम्म, डेब्ट भी बढ़ाता है कंपनी का, और बहुत हम्म, सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक जी जी। अबाउट ट्रस्ट, वी नीड पीपल हू आर वर्किंग इन द कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। तो उस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं? ओके, एक्चुअली बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक प्रॉब्लम है, एक इशू है हमारी कंपनी के कंपनीज में कि टर्नओवर एम्प्लॉयज का इतना ज्यादा नहीं होता। एक्चुअली इसकी कुछ रीजंस होती हैं। आई थिंक अगर मैं बोलूँ, एम्प्लॉयज जो है ना एसेट होते हैं कंपनी का, क्योंकि आप उनके ऊपर एक ये कह लें, उन्हें एक टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनकी लर्निंग पे, उनकी टेक्नोलॉजीज पे। तो आई थिंक कुछ चीजें इस तरह की होती हैं। सबने सुना होगा कि यूजुअली पीपल लीव देयर बॉसेस, नॉट देयर जॉब्स। तो एक्चुअली इट डिपेंड्स के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज क्या है, प्रैक्टिसेस क्या है। अगर वो सही नहीं होंगी तो भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस इनकॉम्पिटेंट आपके मैनेजर्स और लीड्स अगर होंगे तो उसमें भी एक अच्छी रिसोर्स जो है ना, अगर वो उन्हें एनालाइज कर लेती है पहले, तो फिर उसके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस कल्चर कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक यानी पॉलिटिक्स एंड अदर इस तरह के एक्चुअली टॉक्सिक कल्चर नहीं होना चाहिए। प्लस ये है कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, कि आप उनको एक्सेसिव वर्क प्रेशर नहीं दो। अ, तो एक्चुअली ये सारी चीजें होती हैं। प्लस ये कि एक यानी अगर आप मोटिवेट नहीं कर सकते या नहीं हो रहे एम्प्लॉयज, तो ये भी एक पार्ट होता है जिसकी वजह से जो है ना एम्प्लॉय आपको काम करना नहीं चाहता। सही है। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं कि लीड्स की इनकॉम्पिटेंस या प्रोजेक्ट हम्म, मैनेजमेंट का सही ना होना, तो उसमें जी, जी। डू यू थिंक कि ये इसके अंदर क्या ट्रेन्ड मैनेजर्स की भी कमी है? बिकॉज़ आईटी के अंदर यूजुअली या तो लोग बिल्कुल ही मैनेजरियल बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, या वो फिर डेवलपर से सीधा मैनेजर बन गए होते हैं विदाउट एनी मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो उस उसके बारे में आप क्या ख्याल है? जी, एक्चुअली इसमें आपने सही कहा, दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। यानी एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एक जब टाइम पे 2-3 साल करता है तो उसे ये लगता है कि शायद वो एक अच्छा मैनेजर भी बन सकता है या फिर टीम मैनेज भी कर सकता है, टीम लीड भी बन सकता है। बट एक्चुअली इसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं जो कि जो है ना इम्पोर्टेंट होती हैं, कि जो कि एक मैनेजर में हो। जिस तरह के उसकी वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर सके। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट ये कि उसे, जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है तो उसको ये उसे एक टास्क होता है उसके पास, उसको एक आइडिया होता है कि ये टास्क इम्प्लीमेंट करना है। देन अगर हम इसको इस एंड से देखें कि वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से ज्यादा चीज नहीं देख रहा होता, तो ये है कि ये भी बहुत डिपेंड करता है कि उसे बिजनेस की नॉलेज हो, उसे सॉल्यूशन की नॉलेज हो, उसे अपनी टीम के अंदर किस तरह से वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता है, किस तरह से गाइड करता है रिसोर्सेज को। ये बहुत सारी चीजें इसमें मैटर कर जाती राइट। अब आपने एक और बात की ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज की। तो आपके ख्याल हैं। जी। से क्या ऐसी पॉलिसीज हो सकती है जो जिसकी वजह से समवन वुड वांट टू स्टे इन अ कंपनी? आपने ऑफ कोर्स आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, सो यू मस्ट हैव सीन ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि पीपल वांट टू स्टे देयर। तो क्या ओके, ऐसी एक्चुअली पॉलिसीज? इसके अंदर यानी बहुत सारी, एक्चुअली ये एक इसको आप पॉलिसीज कह लें या फिर इसको एक माइंडसेट कह लें। एक ये चीज एक होती है कि यानी बेहतर पॉलिसीज का मेरा मतलब ये है कि यानी कि अगर एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पॉलिसीज भी एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन बना क्रिएट करती है, वो बाय टाइम उसको जो है ना इम्प्रूव करती है। अच्छा, अब इसके अंदर बहुत सारी जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है, जो कि एक चीज फेस हो रही होती है कि भाई एक प्रोजेक्ट है जो कि सक्सेसफुली डिलीवर नहीं हो रहा। फॉर सपोज 1 मंथ का था, वो उसको 2 मंथ्स लग गए।
या 1.5 मंथ लग गए। ठीक है, अब उसके अंदर अगर रिसोर्स इनकॉम्पिटेंट है, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है कि टाइम लग रहा है। प्लस ये है कि अगर मैनेजर इनकॉम्पिटेंट है या फिर जो कम्युनिकेशन हो रही है विद कस्टमर वो डिफरेंट हो रही है, तो एक्चुअली इसकी बेस के ऊपर जो है ना कंपनी अपनी पॉलिसीज रिवाइज करती है। अब फॉर सपोज कि अगर पॉलिसी लेट सेटिंग्स की है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी जो है ना ट्रस्ट होना चाहिए अपने एम्प्लॉइज पे और मैनेजर पे, और एम्प्लॉइज का भी वाइस वर्सा ये चीज होनी चाहिए कि यानी उन्हें लगे कि वाकई अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो फिर ये कि उन्हें लेट सेटिंग ना हो, तो ये कि मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इनकॉम्पिटेंट रिसोर्सेस है तो मैनेजर उसे क्यों कंटिन्यू कर रहा है? तो एक्चुअली ये भी सब चीज़ होती है, उसे आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि उसे दोबारा से एक लर्निंग फेज से गुज़ारा जाए या परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान से उसे प्रोसेस किया जाए। तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है और हर ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं चाहती कि वो बैड पॉलिसीज़, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है ना नहीं चाहेगी कि उसका हाई टर्नओवर हो एम्प्लॉइज़ का बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइज़ेशन पॉलिसीज़। तो एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं कंपनी की पॉलिसीज़ पे। तो आई थिंक कुछ इस तरह मैं इसको एक्सप्लेन कर पाया हूँ। राइट। नहीं, यू आर राइट ऑफ कोर्स, व्हाई वुड अ कंपनी वांट टू हैव पॉलिसीज जो कि उसके अगेंस्ट जाती हों। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रॉब्लम है कैन बी ऑफ एनी साइड, और उसकी आइडेंटिफिकेशन एंड देन उसको फिक्स करना इज ऑल अबाउट जी, कॉन्टेक्स्ट एंड बिल्कुल। इसको टाइमली यानी ऑर्गेनाइज़ेशन के एंड पे अब इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जिस वक़्त वो पॉलिसी डिज़ाइन कर रही हो या फिर बना रही हो, उस वक़्त ये है कि वो आइडेंटिफ़ाई भी कर सके ऐसी चीज़ें और अपनी पॉलिसीज़ को दोबारा से यानी उसे दोबारा से बना सके, रिवाइज़ कर सके, जबकि वो एक एलिमेंट आइडेंटिफ़ाई करके अगर उस चीज़ को रिमूव करते हैं, उसे फिक्स करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, तो फिर वो पॉलिसीज़ भी अपनी साथ-साथ रिवाइज़ करता है। तो आई थिंक इससे भी जो है ना एक आपका टर्नओवर जो है ना एम्प्लॉइज का कम होगा, और इनफैक्ट के एक कॉन्फिडेंस लेवल भी ऑर्गेनाइजेशन पे बिल्ड होता है इसके वजह से। बिल्कुल ट्रू ट्रू। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जैसे आपके पास एक टीम है जिसका साइज काफी बड़ा है, यूजुअली तो हम ये कहते हैं कि एजाइल टीम है तो लेस देन 10 हम्म, people should be there, but in larger teams, how can managers ensure that their team members are motivated and they are हम्म, engaged with their teams and not just working in silos and not feeling as if they are being left out हम्म, in their own teams? ओके। एक्चुअली जब लार्जर टीम्स होती हैं तो फिर इसमें कुछ चीज़ों का जो है ना काफ़ी आपको ख्याल रखना पड़ता है, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फॉर सपोज़ के टीम की डिवीज़न सही होनी चाहिए, प्लस गोल्स काफ़ी क्लियर होने चाहिए कि आप क्या गोल्स आप एक्सपेक्ट करते हो एक टीम लीड से, एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर से, एक मैनेजर से। ठीक है, प्लस ओनरशिप मेरे हिसाब से जो है ना किसी भी टास्क की वो ज़्यादा होनी चाहिए एक रिसोर्स के पास कि वो अपनी ओनरशिप में लेके उस चीज़ को डिलीवर करे विद इन टाइम। इसके अलावा ये कि एम्प्लॉयी को मोटिवेट रखने के लिए कुछ सोशल गैदरिंग होनी चाहिए ताकि एक कम्युनिकेशन बढ़े, एक ट्रस्ट डेवलप हो विद इन टीम। तो आई थिंक कुछ रेगुलर सोशल गैदरिंग्स आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीडबैक मीटिंग्स होती हैं, बाज़ औक़ात फीडबैक कस्टमर से आता है या फिर वैसे ही आप एम्प्लॉयी को अपने गेज करते हो, तो उसके साथ मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ना एम्प्लॉयी के साथ मीटिंग करें, उसका फीडबैक भी सुनें, प्लस अपना फीडबैक भी दें। प्लस ये कि एक्टिव मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे मैनेजर टीम लीड लेवल पे कि वो अपने रिसोर्सेज की मॉनिटर करे। और प्लस ये कि एक होता है कि एम्प्लॉय का यानी कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो है ना वो अपने एम्प्लॉय का फीडबैक, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय का फीडबैक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो एक्चुअली ये भी होता है कि एक्चुअली सुने वो उसके ऊपर करे, मे बी ही वाज राइट या ही वाज लुकिंग विद द डिफरेंट एंगल। तो ये है कि आई थिंक इसमें भी यानी इस कोलैबोरेशन को जो है ना थोड़ा-सा प्रमोट करना चाहिए विद इन टीम। राइट। अच्छा, जब आप फीडबैक की बात कर रहे थे तो एक बहुत हुँ, अरसे से मेरा भी ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट से ताल्लुक रहा है, तो सबसे मुश्किल काम जी, है किसी को टफ फीडबैक देना। It's very राइट। easy when you pat someone on the back and say that you हुँ, have हुँ, done a good job, but actually identifying an incompetence or a हुँ, problem and then conveying it, वो एक बहुत मुश्किल काम है। और उसमें मेकिंग श्योर दैट आपके इमोशंस इन्वॉल्व ना हो और आप रॉ इमोशंस शो ना कर रहे हो और आप एक टैक्ट के साथ बात कर रहे हो, तो
So what do you do in those conditions? What is your strategy to deal with it? या एक्चुअली इसमें जैसे आपने फीडबैक की बात की, तो बाज़ औक़ात जो है ना फीडबैक जो है ना काफ़ी डिफरेंट होता है। इस पे डिपेंड करता है कि फीडबैक फॉर सपोज़ कस्टमर भी आपके डिफरेंट माइंडसेट के होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है? डिफरेंट रीजन से होते हैं। तो उनका एक फीडबैक भी जो है ना, यानी अगर हर चीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त गई, तो एक फीडबैक बड़ा पॉजिटिव होता है। ठीक है? वो आप जो है ना अपने रिसोर्सेज़ या एम्प्लॉइज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। एक लेवल पे, और प्लस ये कि जब नेगेटिव फीडबैक होता है, जो कि एक जो है ना वेरी टफ एरिया होता है, अगर हम वो डायरेक्टली वो फीडबैक अगर अपने रिसोर्सेज को बता देते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है रिसोर्स पे। प्लस ये कि उसकी मोटिवेशन लेवल भी इससे डाउन होता है। तो आई थिंक इसमें जो है ना, यानी उसको थोड़ा यानी कि अगर आप मेरी बात करें, तो उसको मैं थोड़ा सा यानी मैं एक्सप्लेन जरूर करता हूँ कि भाई इस तरह की यानी मिस्टेक्स हुई हैं हमसे, सही है? इस तरह के हमारे यानी कि लैकनेस थी हमारी कम्युनिकेशन में, आपसे कह लें, हमारी मैनेजिंग में कह लें, और प्लस इसके अंदर हम ये भी साथ में ही यानी बताया जाता है, या फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इसे किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, इस इश्यू को, कि ये दोबारा जो है ना नहीं हो। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी। आपने मिस्टेक्स की बात की, तो वो आपकी बातों में से सवाल निकल रहे हैं। जी, अ जी, बिल्कुल। जैसे अब ऑफ कोर्स आप टीम में काम कर रहे हैं, सो यू सी अ लॉट ऑफ फेलियर्स कमिंग योर वे, अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स जो आप हमारी टीम से हो जाती हैं। तो उसमें अ, एक ऐसा टीम टीम मेंबर या एक ऐसी टीम जो कि प्रोन है कि वो बार-बार गलती करती है या वो हुँ, बार-बार फेलियर की तरफ चली जाती है, तो हुँ, उससे हम कैसे डील करते हैं? क्या क्या जी। स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप एक टीम को जो कि काम को उस हुँ। फिनेस के साथ ना कर रही हो जैसे आप चाहते हैं, आप उसको कैसे ग्रूम करते हैं? आई थिंक उसको इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें उस टीम को जो है ना, या फिर उस इंडिविजुअल रिसोर्स को जो है ना, एक तो कम्युनिकेट बहुत क्लियरली किया जाए कि इश्यूज क्या हैं। प्लस ये है कि आइडेंटिफाई किया जाए कि वो ऐसी क्या मिस्टेक्स जो है ना यानी कर रहा है, और अगर वो रिपीटेडली कर रहा है, इट्स मीन के समझाने के बावजूद, और यानी कि हर एस्पेक्ट के बाद आपने उसे लर्निंग दे दिया, उसे टाइम दे दी, उसको उसने ओवरकम करा। बट ये कि आई थिंक उसको जो है ना फिर आइडेंटिफिकेशन मोड में उस पे जो है ना और क्लोज मॉनिटरिंग के साथ हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मिस्टेक वो दोबारा नहीं करे, क्योंकि ऐसी अगर रिपीटेड मिस्टेक्स होती हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है टीम पे। तो ये कि एक्सप्लेन करना, उनको समझाना, उनकी थोड़ी मेंटरिंग करना, उनके उनके साथ मीटिंग करके फाइंड आउट करना कि व्हाई दे आर मेकिंग दीस मिस्टेक्स अगेन, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एलिमिनेट करना। इस चीज़ पे फिर थोड़ा क्लोज़ली काम करना। राइट। आपने एक जगह अभी बीच में मेंशन किया कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए या टीम की ट्रेनिंग हुँ, के हुँ। लिए कुछ प्लान्स शायद मैनेजर्स बना रहे होते हैं टू इंश्योर कि वो जी। लोग लर्न करें। तो हुँ। उसमें अगर हम इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहें अपनी टीम के लिए, तो डू यू थिंक अ सिंगल स्ट्रैटेजी विल वर्क फॉर ऑल द पीपल इन द टीम, और डू वी नीड टू क्रिएट different strategies for different people according to their अम, needs and technology and whatever? हुँ। जी, जी। इसके अंदर ये टेक्निकल टीम्स में ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट होती है कि कह लें कि एक डिफरेंट होती है कि हर टीम की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है कि जो है ना उनको किस तरीके से जो है ना ओवरकम किया जाए। उनके लर्निंग पाथ डिफरेंट होते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़ डिफरेंट होती हैं, और विद इन अ टीम, सेम टीम, फॉर सपोज़ डॉट नेट डेवलपमेंट की एक टीम है। उसके अंदर भी वो जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई किसी एरिया में जो है ना परफेक्ट होता है, कोई किसी एरिया के अंदर जो है ना मास्टर होता है, और कोई किसी एरिया में वीक होता है। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से उस चीज़ को जो है ना गेज किया जाता है, और उसका प्लान बनाया जाता है कि आपको जो है ना इस एरिया पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, और इस तरह आपको काम करना पड़ेगा। तो जी। राइट। अच्छा, हमने अभी बात की कि मैनेजर्स को कस्टमर का फीडबैक जो है उसके बारे में सोचना चाहिए कि वो कौन सा फीडबैक पास ऑन कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ। ऐसी ऐसी कंडीशंस में जब हमारे पास एक अ, बहुत टफ फीडबैक आया है कस्टमर की तरफ से, और बिकॉज़ हमें पता है कि हम ईस्ट में रहते हैं, यहाँ पे लोग
थोड़ा सा क्लियर बात नहीं करते, वो थोड़ा सा लिहाज के साथ बात करते हैं। बट हमारा क्लाइंटल क्योंकि यूजुअली नॉर्थ अमेरिका का होता है, तो उनका बात करने का, कम्युनिकेट करने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। सो जी जी तारीफ जी। भी वो बहुत खुल के करते हैं, और फिर उसके बाद नेगेटिव फीडबैक भी बहुत ज्यादा खुलकर आता है। तो उस बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल। में इस चीज को हम कैसे हैंडल करें कि हमारे पास दो लोग हैं, या एक देयर इज अ टीम ऑफ पीपल जो कि डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस के साथ हैं, और उनका कम्युनिकेट करने का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो उस चीज को मैनेजर्स उसके लिए क्या कर सकते नहीं, एक्चुअली मैनेजर्स को उनका जो भी फीडबैक हो उसको जो है ना एम्प्लॉयज के लिए काफी जो है ना ये कह लें कि डिफरेंट वे में कम्युनिकेट करना पड़ता है। फॉर सपोज डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक फीडबैक होता है, मगर इसको मैनेजर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसको किस तरह कम्युनिकेट करना है। आइदर नेगेटिव फीडबैक किस तरह कम्युनिकेट करना है, पॉजिटिव फीडबैक किस तरह कम्युनिकेट करना है, ताकि आपकी कम्युनिकेशन विद इन टीम सिमिलर रहे। वो इम्पैक्ट ना करे कि जो है ना रीजन वाइज के वो आपका कस्टमर किस रीजन का है, या फिर वो किस हैबिट्स का है, या जो भी इस तरह की चीजें। हैं? अच्छा, हमारे पास ऐसे अभी हमने बात की मैनेजमेंट के हवाले से कि कुछ मैनेजर्स हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुछ मैनेजर्स हैं जो हम्म, कि प्योरली टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं। कुछ मैनेजर्स मेरे टाइप के हैं जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल है लेकिन एक्सपीरियंस काइंड ऑफ नॉन टेक्निकल है। तो तो आप, जब आपके पास कोई मैनेजर एक टीम में आ रहा है, सो फॉर एग्जांपल यू हैव हायर्ड अ न्यू मैनेजर इन द टीम, हम्म, हाउ डू यू ट्रांसफर दैट इंट्रिंसिक लर्निंग टू दैट मैनेजर कि ये टीम कैसे चलेगी? बिकॉज हर इंसान का एक अलग तरीके का एक टीम को डील करने का तरीका है। सो उस सिचुएशन में मैनेज एक मैनेजर टू मैनेजर क्या लर्निंग पास ऑन हुई हो? ओके। एक्चुअली इसमें ये है कि अगर कोई एक नया मैनेजर ऑन बोर्ड हो रहा है, फॉर सपोज विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक डिफरेंट टीम से भी ऑन बोर्ड हो रहा है, तो एक्चुअली वर्क करने के हर टीम में थोड़े डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। तो एक्चुअली उसके अंदर पहले जो है ना मेरे ख्याल से एक इनिशियल पीरियड होना चाहिए जहाँ वो जाके उसे रिव्यू कराया जाए कि भाई इस तरह से हम लोग जो है ना काम कर रहे हैं और इस तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं, इस तरह हम जो है ना मैनेजमेंट कर रहे हैं। यानी उसे वो सब चीजें आप पहले जो है ना आइडेंटिफाई करें, देन मे बी के वो कोई अच्छा आइडिया दे। और ऐसा होता है कि जो है ना वो आइडेंटिफाई कर लेता है जिस वक्त एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि आई थिंक हमें ये भी करना चाहिए क्योंकि हम डिफरेंट टीम में हम ये प्रोसेस फॉलो करते थे। तो फिर यानी कि एक ये इस तरह से जो है ना हम उसे ऑन बोर्ड कर सकते हैं। राइट। अच्छा, क्योंकि आपका अपना इंजीनियरिंग का और टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो इफ समवन इज इन देयर इनिशियल करियर इयर्स एज एन इंजीनियर, तो आपके पास क्या एडवाइस है उनके लिए कि अगर वो ट्रांजिशन करना चाहें इनटू मैनेजमेंट, और वो उनको लगता है कि दे वुड रादर लीड अ टीम देन जस्ट राइट कोड? हम्म, बिकॉज मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि बहुत सीनियर पोजीशंस पे भी जाते हैं, बट दे डू नॉट वांट टू लीड अ टीम। दे वुड रादर sit and do their own coding and develop something rather than हम्म, talking to people. तो अगर कोई ऐसा इंजीनियर है जिसको लगता है कि वो ये लीड वाला काम कर सकता है, तो हम्म। उसके लिए क्या एडवाइस है आपके पास? उसके लिए एडवाइस है कि वो जब भी यानी जिस वक्त वो डेवलपमेंट कर रहा है या अपने जो टास्क कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करे कि इसके पीछे एक्चुअली बिजनेस क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है, इस पे कस्टमर क्यों ये आपसे चीज डेवलप करवा रहा है या फिर ऐसे क्यों इम्प्लीमेंट करवा रहा है। तो इससे जो है ना उनकी थोड़ी बिजनेस नॉलेज जो है ना उनको इंक्रीज करनी चाहिए। देन उनको कंप्लीट सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए। फॉर सपोज यानी उन्हें एक आर्किटेक्चर का आइडिया होना चाहिए कि इन बिग पिक्चर चीजें रन किस तरह हो रही हैं। तो इन्हें स्टेप बाय स्टेप जो है ना अपनी एक ट्रांजिशन करनी चाहिए, क्योंकि जब वो लीड्स बनेंगे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। फर्स्ट लेवल पे उन्हें क्रॉस टीम कोलैबोरेशन आ जाएगी। जस्ट फर्स्ट उस पे क्रॉस टीम कोलैबोरेशन आ जाएगी कि फॉर सपोज अभी तो ये डेवलपमेंट सिर्फ करते थे, अब इन्हें आईटी से भी कम्युनिकेट करना है, प्लस क्यूए से भी कम्युनिकेट करना है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम से, बिजनेस टीम से भी करना है, देन क्लाइंट को भी करना है। तो आई थिंक कि वो स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजें यानी ट्रांजिशन करें, उनके अपने मैनेजर को या फिर लीड को वो बताएं कि वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो उसको जो है ना फिर इस तरह से
मोल्ड करेंगे उसको अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, उसे लर्न कर करके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी उसकी ओनरशिप में देके फिर वो एक ट्रांजिशन उसका पीरियड एक इस तरह से होना चाहिए। राइट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है जो हम रिपीटेडली देखते हैं व्हेन इट कम्स टू टीम मैनेजमेंट और व्हेन इट कम्स टू इंजीनियरिंग मूविंग टुवर्ड्स टीम मैनेजमेंट, वो है लैक ऑफ written communication. Verbal communication is comparatively easy and people learn to speak because they keep on giving presentations or leading meetings. लेकिन जो एक proper ability to basically write their thoughts down or create like a strategy or a plan, वो चीज़ हमें lack करती हुई नजर आती है in a lot of early professional engineers. तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है? कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली इसके अंदर जो है ना कुछ पॉइंट्स हैं, आई थिंक पॉइंट्स नहीं तो यानी कि कुछ चीज़ें हैं कि फॉर सपोज़ के एक कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन जो विद इन अ टीम होती है, वो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। सही है, विद मैनेजर्स डिफरेंट होती है। ठीक है। और अगर आप बात करेंगे यानी वो एक डिफरेंट होती है तो आई थिंक इस पे ये है कि उन्हें जो है ना बाय टाइम जो है ना इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। जो वो लिख रहे हैं, जो वो राइट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी जो है ना नहीं थोड़ा आइडिया उनको होना चाहिए कि वो किस यानी कि एक वो इसको मैं किस तरह एक्सप्लेन यानी कि एक चीज होती है कि आपको क्या कम्युनिकेट करना चाहिए और क्या वे होता है कम्युनिकेशन का, तो वो वेरी करता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा, कुछ हमारे पास ऑडियंस से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला सवाल मेरे पास जो आया है वो ये है कि जो हमारे टेक्निकल मैनेजर्स हैं वो टाइट डेडलाइंस कैसे हैंडल करते हैं लोगों पे प्रेशर डालने के अलावा? वेल, एक्चुअली टाइट डेडलाइंस में ये होता है कि आप जो है ना डिवाइड करते हैं टास्क, और ये कि उसके अंदर ये करते हैं कि टाइट डेडलाइंस होती हैं, मगर ये है ना टास्क डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टास्क को किस तरह डिवाइड कर रहे हैं। प्लस ये है कि आप ये कम्युनिकेट भी करते हैं कस्टमर को कि ये डेडलाइन जो है ना थोड़ी सी कह लें कि रियलिस्टिक नहीं है, तो उसके ऊपर भी बात होती है। प्लस ये है कि काम भी हमें करना होता है, तो हम जो अपनी एफर्ट दे सकते हैं और जितना डिवाइड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम इसे जो है ना हैंडल कर सकते हैं। राइट, राइट। टेक्नोलॉजी टीम्स के अंदर एक प्रॉब्लम रिपीटेडली जो हम देखते हैं वो है हमारी काइंड ऑफ इनएबिलिटी टू मेजर देयर प्रोडक्टिविटी, और उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं। ऑफ कोर्स आपने अपने करियर में बहुत सारे तरीके देखे होंगे लोगों की प्रोडक्टिविटी जी, मेजर करने के। तो आपके ख्याल से क्या क्या तरीका एक मैनेजर के लिए होना चाहिए? क्या क्या मेथोडोलॉजी वो यूज करे कि वो ये इंश्योर करे कि लोग जो है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी एटलीस्ट रीच कर रहे हैं? जी। ओके। एक्चुअली जिस वक्त हम टास्क का ब्रेक डाउन करते हैं अपने टूल्स में, हम एक आवर एस्टिमेट करते हैं, तो फिर एक्चुअली उन आवर्स को जो है ना हमें एंगेज करना चाहिए कि वो विद इन दैट आवर्स उस चीज को कंप्लीट कर रहे हैं। प्लस ये कि अगर वो आवर्स एक्सटेंड हो रहे हैं, जो के टास्क आवर्स हैं, तो फिर उसमें भी ये देखा जाता है कि इसकी रीजन क्या थी। तो ये कि ये भी एक पॉइंट होता है। प्लस प्रोडक्टिविटी गेज करने का एक और चीज ये होती है कि यानी कि मेन यही चीज है जो है ना आपने टास्क किस तरह करे है, वो किस तरह से हैंडल कर रहा है, और ये कि टीम में वो कितना हेल्पफुल है विद इन टीम। तो इस तरह के पॉइंट मेरे हिसाब से होते हैं। प्लस ये कि जब न्यू टेक्नोलॉजी या R&D उसे रिसर्च डेवलपमेंट की कोई चीज दी जाए, तो वो उसे कितना बेहतर हैंडल कर रहा है। Right. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये है कि जैसे हमने भी अभी रिसेंटली ट्रांजिशन किया ना वर्क फ्रॉम होम पे कुछ वीक्स के लिए। जी, जी, तो एक कंपनी जिसका वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था, जब वो ये जी। ट्रांजिशन करती है तो क्या टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं? और इन आर केस हम मुझे ये लगा कि हमारा ट्रांजिशन काफी स्मूथ था। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एक्चुअली जो हमारा ट्रांजिशन था, एक्चुअली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत पहले से यानी ओनरशिप बहुत डिवाइड की हुई है, जो कि एक अच्छी चीज है। प्लस हमारे टूल्स बहुत हम लोग प्रॉपर यूज कर रहे हैं, जिसमें एजोर डेवऑप्स यूज कर रहे हैं। और ये सारी प्रैक्टिसेस के साथ जो है ना, अब अगर जो है ना एक इंडिविजुअल रिमोट वर्क करे या ऑफिस वर्क करे,
तो वो यानी कि वो काफ़ी जो है ना उसे आइडिया होता है कि टीम जो है ना किस तरह से काम कर रही है। प्लस हमारे पास स्मॉलर टीम्स हैं, तो हमारे पास डिपेंडेंसी भी काफ़ी कम होती है। और ये कि क्रॉस टीम में भी यानी कि जब हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं, प्लानिंग करते हैं प्रोजेक्ट की, तो सारी टीम से जो हमारे जो इनपुट होता है उसे हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं और रिसोर्सेज को अवेलेबल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वजह रही कि एक बेसिकली ओनरशिप और एक ये है कि प्रॉपर प्लानिंग। तो इससे इम्पैक्ट हमें इतना ज़्यादा नहीं पड़ा और आई थिंक यही जो है ना थोड़ी-सा की पॉइंट भी है कि यानी इंडिपेंडेंट हो गया। अब इतना ब्रेक डाउन कर दें कि इंडिपेंडेंटली जो है ना वो चीज़ें स्मूथ चलें। राइट। अ, अगर हम एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग की बात करते हैं या मेंटरिंग की बात करते हैं, तो आपके ख्याल से ये कितना इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपकी टीम की मैनेजमेंट में? बिकॉज़ ऑफ कोर्स क्योंकि हम एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो हमारे पास बहुत सारे नया काम आता है, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, वी कीप ऑन जी, जी। लर्निंग न्यू थिंग्स। तो उसमें ऑफ जी। कोर्स एक लर्निंग कर्व है चीज़ों का। तो उसको हम कैसे इंश्योर करें कि पीपल आर लर्निंग न्यू थिंग्स बट एट द सेम टाइम डिलीवरिंग थिंग्स, एंड वी हैव जी। टू मेक श्योर दैट वी आर डिलीवरिंग अ टॉप नॉच सर्विस टू अ कस्टमर, बिकॉज़ ऑफ कोर्स ये तो बिज़नेस की लाइफलाइन यही है कि हम सही चीज़ जी, जी। डिलीवर करें। एक्चुअली इसके लिए जो है ना जैसा आपने कहा कि डिफरेंट टीम्स होती हैं। इसके ऊपर एट सम पॉइंट के कोई प्रोजेक्ट, अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड टीम है तो कोई प्रोजेक्ट एंड हो रहा होता है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा होता है। किसी टीम में डिफरेंट सेट ऑफ रिसोर्सेज आपको चाहिए होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। तो इसके लिए जो हम स्ट्रेटेजी यूज करते हैं उसके अंदर ये होता है कि हम टेक्निकल सेशन रखते हैं। अब जो कि जो है ना ओपन टू कंपनी होता है सारे टेक्निकल टीम्स के लिए, कि वो उसमें आए। फॉर सपोज कि अगर हमने किसी टीम पे कोई नई टेक्नोलॉजी पे काम किया है या किसी नई चीज पे काम किया है, तो फिर हम बाकी टीम्स में जो है ना वो एक्सप्लेन भी करते हैं। एक सेशन कंडक्ट करते हैं जिसके अंदर हम गाइड करते हैं कि ये टीम्स हैं, ये चीजें हैं। क्योंकि जो टेक्निकल रिसोर्सेज होती है वो आई थिंक खुद भी लर्न करना चाहती हैं। क्योंकि ये इतने अरसे में अगर मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था डॉट नेट फ्रेमवर्क 1.1 था, उसके बाद 2.0, 3.5, देन डॉट नेट कोर, देन अब इसके बाद और आगे चीजें मूव हो रही हैं। तो आई थिंक जिस जिस तरीके से काम होता रहता है तो वो अपडेट्स हम जो है ना बाकी रिसोर्सेज को, बाकी एम्प्लॉयज को भी कम्युनिकेट करते रहना चाहिए, एक आइडिया देना चाहिए, तो वो खुद भी लर्न करती हैं उस चीज को। और फिर जिस वक्त टीम चेंज होती है तो उनकी जो है ना एक आइडिया होता है तो फिर वो ऑन बोर्ड भी आसानी से होता राइट। एक और जो प्रोडक्टिविटी के हवाले से एक सवाल जो आया है वो ये है कि अ, हम प्रोडक्टिविटी इस तरह से देखते हैं कि जो काम है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में डिलीवर हो जाए, और हम ये भी कहते हैं कि हम टाइम बाउंड भी हैं एज वेल एज हम गोल ओरिएंटेड भी हैं, क्योंकि हमें विद इन टाइम एक गोल चाहिए। लेकिन है। उस जी। डिलीवरी की क्वालिटी की जो मेजरमेंट है, दैट हम्म, इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, इन द सेंस कि उसने कह तो दिया कि इट्स डन, बट इज इट एक्चुअली डन? तो उस जी, सिचुएशन जी। में एक मैनेजर क्या कर सकता है टू इंश्योर कि जो भी उसने डिलीवर किया है वो डिलीवरेबल इज, यू नो, इट वाज वर्थ द टाइम द रिसोर्स हैज स्पेंट ऑन एक्चुअली इसके लिए जैसे मैंने बताया कि टास्क डिवाइड होते हैं, उनके लिए हम लोग स्प्रिंट बेस्ड काम करते हैं, तो उसके साथ उसकी क्वालिटी एश्योरेंस भी चल रही होती है। और उसके अंदर यानी कि हम कस्टमर से भी चीजें यानी एक खास अमाउंट टाइम के बाद शेयर कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपने स्प्रिंट में ब्रेक करा है तो आप जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर रिसोर्स ऑन टाइम कंप्लीट कर रही है और डिलीवरीज जो है ना कंप्लीट हो रही है। राइट। एक और जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट, या तो आपके पास जितनी भी आपकी टीम्स हैं उसके अंदर ऑफ कोर्स टेस्टिंग के साइकिल्स चल रहे होते हैं, डेवलपर्स अपना कोड लिख रहे हैं, तो कितनी फेमिलियरिटी होनी चाहिए एक प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर की with the best coding practices or the ability to lay out a solution in front of a team or present some kind of findings? तो उसके अंदर किस लेवल की टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर? आई थिंक
फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर आई थिंक अगर यानी कि इसमें भी यानी कि दो है, एक तो नॉन टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, एक टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर रही है तो आई थिंक ये कोड रिव्यू का प्रोसेस होना चाहिए, जो कि काफी स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, कि जो है ना आप यानी कि जो कोड कमिट हो रहा है वो एक प्रॉपरली रिव्यू हो रहा है, और ये कि उसके अंदर से जो सीनियर्स है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या इश्यूज फेस हुए हैं, अगर कोड डुप्लीकेट हो रहा है तो उसे किस तरह मिनिमाइज किया कर सकते हैं, या फिर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए। प्लस ये कि हमारे पास हम भी जो है ना स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि कोड रिव्यू के अंदर वो सारी जो है ना स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास टीम के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं विद different types of backgrounds and moods and everything. We see people in the teams who are very good at talking, not very good at doing things, and then we see the flip side of that where people are unable to present their work. तो एक ऐसे एम्प्लॉय को जो कि काम तो अच्छा करता है लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर सकता, उस सिचुएशन में हम मैनेजर्स का क्या रोल हो सकता है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि एक ही शख्स है जो सिर्फ बात कर रहा है और एक ही शख्स है जो काम कर रहा है, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट वी आर गिविंग ड्यू क्रेडिट टू हूएवर हैज डन द वर्क। ओके, एक्चुअली इसके अंदर ये मैनेजर का रोल आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो ऐसी रिसोर्सेस को जो है ना, यानी कि एक्चुअली मैनेजर का एक सॉर्ट ऑफ ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी रिसोर्स को और ज्यादा जो है ना, यानी कि ग्रूम करे, और उसे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए, उससे सेशंस रखवाए, उसको अगर उसका कंफर्ट जोन नहीं है फॉर सपोज के स्पीकिंग का, तो उसे कोलेबोरेशन उससे थोड़ी सी करवाए, उससे चीजें जो है ना वो करे, और प्लस ये कि उसे रिकग्नाइज करे, उसको टीम के साथ एक ईमेल पे कह लें, या फिर कोई फॉर सपोज कोई सॉर्ट ऑफ यानी कि कोई अवार्ड या फिर कोई भी इस तरह की चीज जो है ना, उसको उसके साथ करें कि वो मोटिवेटेड भी रहे और आइडिया भी रहे कि जो है ना ट्रांसपेरेंट है। राइट, ठीक है। सही है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस भी मुझे भेज रही थी रीना, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और जो मेरी लिस्ट थी वो भी कंप्लीट हो ग्रेट। गई। आखिर में नुमान, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू talk about, anything, any message that you have for people who are coming up in this profession, or any message for people who are planning to get into team management, anything you want to share? ओके, आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज वो ये कि अगर कोई इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में हैं और वो इस फील्ड में हैं और आना चाह रहे हैं, या फिर जो है ना डिफरेंट टीम से भी जो है ना, फॉर सपोज वो क्वालिटी एश्योरेंस में या फिर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, अब वो ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं इस टीम में, तो ये कि ये एक लर्निंग, एक ऑन गोइंग लर्निंग है टेक्निकल साइड पे, और टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती रहती है, तो आई थिंक आपको लर्निंग जो है ना और आपकी रिसर्च डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्लस आपकी लर्निंग जो है ना स्टॉप नहीं हो सकती इसमें टैलेंट के जिस तरह के। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो है ना बस मुझे जो है ना डॉट नेट आ गई तो आई थिंक सब चीजें, बट ये कि डॉट नेट के अलावा भी मूविंग फॉरवर्ड ऐसी बहुत सारी चीजें होती है आर्किटेक्चर लेवल पे होती हैं, कि आपको एक सेट ऑफ टेक्नोलॉजी सिर्फ काफी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर आपको चीजें ये कह लेंगे मजीद आपको लर्न करनी पड़ बाय टाइम। राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही है, वेरी गुड एडवाइस। थैंक यू सो मच नुमान, आप के थैंक टाइम के यू लिए, मैम। एंड आई होप कि काफी सारे लोग, मैं देख रही थी पीपल वाचिंग इट, आई होप कि उन्होंने कुछ अच्छी चीजें लर्न की हों, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल इनवाइट यू अगेन। थैंक यू। ओके, श्योर, थैंक यू।